नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े से पहले हम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर के आए हैं। इसके बाद मिड डे मुद्दा लेकर आएंगे। 52 विधायक बंद कमरे में बैठे। कोई ऐसा मौका नहीं था जो उनके इकट्ठा होने की जायज वजह बताई जा सके। इन 52 विधायकों ने कागज पर दस्तखत किए। दरअसल जो कहानी बताई गई शुरुआत में, वो ये कहा गया कि सहभोज था। हम लोग भी सहभोज करते हैं। हम जातीय सहभोज नहीं करते हैं, पत्रकारों का सहभोज करते हैं। एक साथ मिलते हैं, दफ्तर के लोगों को खाने बुलाते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद कोई दस्तखत नहीं करता है कि साथ एक कागज पे दस्तखत करो, अपना मोबाइल नंबर लिखो तब जाओ। यानी ये सहभोज नहीं था, ये कुछ उससे बड़ा था। और बड़ा था तभी दिल्ली में मोदी से लेकर लखनऊ में योगी तक के पसीने छूटे हैं। कहानी हम खोलेंगे एक एक करके। ये 52 विधायक लखनऊ में थे और सारे के सारे ब्राह्मण विधायक थे। उत्तर प्रदेश में 2017 से ठाकुरवाद का जो आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगा है और ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जिस सियासत का नैरेटिव तैयार हुआ है, उसमें 52 ब्राह्मण विधायकों का ये मिलन भाजपा के लिए खतरनाक है। ये तख्तापलट की तैयारी है या डैमेज कंट्रोल, दोनों इसमें है आशंकाएं। तख्तापलट की तैयारी भी इसमें हो सकती है और डैमेज कंट्रोल भी हो सकता है। इसमें दिल्ली का इशारा है या दिल्ली और लखनऊ दोनों को आंखें तरेरने की कोशिश है, यह भी देखना हो। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पदच्युत करने के लिए, कुर्सी से खींच के उतारने के लिए हो सकता है एक सॉलिड ग्राउंड भी तैयार किया जा रहा हो। 52 विधायक बहुत होते हैं और उस जाति के, जिस जाति का एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। पिछले चुनाव में सभी जातियों की बात करें कि उस जाति का कितना परसेंट मिला जो है भाजपा को, तो नंबर 1 पर ब्राह्मण थे। कुल ब्राह्मण मतों में से 89% जो है भाजपा को मिले थे। ठाकुरवाद कितना भी योगी आदित्यनाथ ने मजबूत किया हो, लेकिन ठाकुर 87% भाजपा के साथ थे। यानी ठाकुरों से ज्यादा आज भी भाजपा को मजबूत बनाने वाले ब्राह्मण रहे हैं। फिर तो ये बैठक खतरे की घंटी है। लाइए भाव को, लाइए जोड़िए। और हमारे साथ विवेक पांडे हैं। सामान्य तौर पर राजनैतिक व्यक्ति हमारे चर्चाओं में नहीं होते हैं, लेकिन विवेक को इसलिए जोड़ा है कि राजनैतिक है, साथ में ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों का जो तमाम सांगठनिक कार्य होते हैं ना, कि ब्राह्मणों की एकता, ब्राह्मणों की अस्मिता, उसमें विवेक सक्रिय रहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भीतर की कुछ जानकारी लेकर के आएंगे। अब मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं और फिर हम चलेंगे एनालिटिकल पार्ट पे। लाइए भैया, खबर दिखाना शुरू कीजिए। यूपी में ठाकुरों के बाद ब्राह्मण विधायकों ने कुटुंब बनाया। बंद कमरे में 50 एमएलए साथ बैठे। पूर्वांचल के 2 नेताओं ने एकजुट किया। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन पे 2 नेताओं पे चर्चा होगी। यूपी में ठाकुर विधायकों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बैठक। बीजेपी नेता के घर जुटे एमएलए और एमएलसी। चलिए आगे बढ़िए। जब बंद कमरे में मिले 52 ब्राह्मण विधायक, बढ़ गया यूपी का सियासी तापमान। क्या है इसके पीछे की कहानी? अब बढ़िए, आगे बढ़िए, हेडलाइंस सारी दिखाइए। लखनऊ में ये ब्रेकिंग, लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक। चलिए और अब आगे बढ़ जाइए, बढ़िए फटाफट बढ़िए। चलिए और लाइए, अभी और तस्वीरें दिखानी जरूरी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तस्वीरों के अलावा। ये उस डायरी का पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस डायरी का पन्ना कहीं और नॉर्मली दिखाया नहीं जा रहा है। ये आप देखिए, क्लोजअप करके है, इसमें वो हिस्सा बाहर है जो आगे मोबाइल नंबर है, क्योंकि मोबाइल नंबर वगैरह प्राइवेट मसला है। इसमें देखिए, ये विधायकों ने अपना दस्तखत किया है इस पन्ने पर। कोरे कागज पर दस्तखत कर दिया है। बहुत रिस्की काम होता है
कोरे कागज पर दस्तखत करना। ये क्यों हुआ ये दस्तखत? क्या वहां पे एंट्री थी कि 2 रसगुल्ला खाने वाले साइन करना पड़ेगा, 3 रसगुल्ला खाने वाले मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ था वहां? अब जरा मैं फोटोग्राफ दिखाता हूं, फोटो लाइए भैया, फोटो लाइए, देखिए जरा। अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद के विधायक हैं, उमेश द्विवेदी एमएलसी हैं, रत्नाकर मिश्रा मिर्जापुर से विधायक हैं, राकेश गोस्वामी महोबा से विधायक हैं, काशीनाथ शुक्ला बलरामपुर से विधायक हैं, प्रकाश द्विवेदी बांदा, पीएन पाठक कुशीनगर। अब एक मिनट रोकिएगा, इस फोटो को रहने दीजिए। पीएन पाठक के ही घर पर ये पूरा कार्यक्रम था। ये बताने वाले अब ये बता रहे हैं कि उनकी पत्नी का जन्मदिन था। पीएन पाठक कुशीनगर से हैं और मैं अभी ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुशीनगर बात किया, क्योंकि हर विधायक का एक होता है ना कि जो बाहर महाराज जी की जय हो, भीतर से क्या है। पीएन पाठक योगी को नापसंद करने वाले नेताओं में से एक, योगी विरोधी। और दूसरा एक सामान्य, मैं तो कहूं कि एक एक नाम पे चर्चा क्या करना, सामान्य तौर पर पूर्वांचल में, दूर वाला भले थोड़ा सा चिपक जाए, पूर्वांचल में तो ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ को देखना नहीं चाहता है। मैं एकदम सीधा सीधा कहूं, क्योंकि उसी इलाके से हूं और योगी आदित्यनाथ जब सांसद नहीं बने थे तब से जानता हूं, जब सांसद भी नहीं बने थे। और योगी के सबसे खास लोग मेरे बहुत करीबी मित्र रहे हैं और आज भी। तो पीएन पाठक उसी पूर्वांचल से, कुशीनगर, बिल्कुल गोरखपुर से लगा हुआ कुशीनगर, घंटे भर के रास्ता, वहां से हैं और बिल्कुल नापसंद करते हैं। इसके अलावा आप रत्नाकर मिश्रा, ऊपर मिर्जापुर विधायक नाम लिखा है, वो भगवा जैकेट और टोपी वाले रत्नाकर मिश्रा के तो कई बयान आप लोग सुन चुके होंगे कि सरकार को अब अगर ऐसे ही हालत चले तो 27 में चुनाव मुश्किल हो जाएगा। मतलब उनका तेवर, उनके बयानों से गूगल पे सर्च करिए रत्नाकर मिश्रा, बहुत सारे बयान इनके और खबर मिलेंगे जो योगी सरकार को असहज करने वाले ही नहीं है, सवाल खड़ा करते हैं, गंभीर सवाल खड़े करते हैं उन। अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद से 35-40 मिनट की दूरी है। और अंकुर राज तिवारी जी वर्सेज योगी जी, ये पूरा गोरखपुर जानता है, खलीलाबाद और गोरखपुर में कोई दूरी ही नहीं है। तो ये सारे ऐसे ही लोग हैं जो योगी को नापसंद करते हैं। और फोटो ले आइए, और फोटो ले आइए। बहुत सतही तौर पर कुछ मैं देखा रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है, ये सलभ है, पत्रकार से विधायक बने सलभ मणि त्रिपाठी। पत्रकार कभी हम लोग के जमात में हुआ करते थे, आज दूसरे जमात में बैठे हैं सलभ। और विनय द्विवेदी मेहनौन के विधायक, 2 फोटो यहां भी है। सलभ को लेकर लिखा गया है कि कुछ जगहों पर मैंने देखा कि योगी जी के करीबी विधायकों में सलभ को टिकट, मुझे जहां तक जानकारी है, अगर मैं ज्ञानी हूं तो कोई बात नहीं, सलभ भाजपा ज्वाइन करने के बाद बहुत दिन तक टिकट के लिए टकटकी लगाए बैठे रहे। सलभ को कहा जाता था, जो हम चर्चा सुने, बाकी सलभ बेहतर जानते होंगे, कि योगी टिकट नहीं मिलने दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से जाकर के इनके किस्मत का दरवाजा खुला, विधायक बने हैं। ये कितने करीबी हैं योगी आदित्यनाथ के, ये सलभ जानते हैं, योगी जानते हैं, और बाकी जो वहां दस्तखत करने वाले बुलाए थे इनको वो जानते होंगे। चलिए भाऊ, ये 52 विधायक बहुत बड़ी संख्या है। मैं पहले एक बार, खाली विवेक पांडे हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन उससे ज्यादा मैं इनको जानता हूं। ये ब्राह्मण संगठन और ब्राह्मण चेतना बहुत एक्टिव रहते हैं। क्या चल रहा है विवेक जी, क्या करवा रहे हैं आप लोग? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी है क्या? देखिए, मंच पे उपस्थित आप दोनों सम्मानित पत्रकारों को मेरा प्रणाम और आपके दर्शक और श्रोताओं को विशेष प्रणाम। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, अंततोगत्वा कम से कम ब्राह्मण विधायकों ने अपनी स्थिति और अपनी अनुपस्थिति को समाज के बीच में, मुझे लगता है कि समझा। और कहीं ना कहीं ये जो एक वर्तमान घटना आई है, जिसमें कि अनिल त्रिपाठी जी ने भी इस विषय को उठाया, जो बीजेपी के विधायक हैं, जिसमें एक ब्राह्मण की शिखा काट ली गई मथुरा में। ऐसी घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के जो विधायक है, जो नेतृत्व करता है, जो अग्रज बन करके सरकार में बैठ करके ब्राह्मणों को बेचने, खरीदने, फरोख्त करने का सौदा करवा रहे थे, उनके अंदर कम से कम एक भावना जागी
कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न नहीं हो रहा है, ब्राह्मण समाज की जो मर्यादा है उसको समाप्त कर रही है ये सरकार। उससे बड़ी बात पे आता हूँ, जिस तरह से पूर्ववर्ती घटनाएं लगातार घटती रही ब्राह्मणों के साथ और उत्पीड़न होता रहा, उनका चरित्र हनन, मान मर्यादा का हनन होता रहा, और ये जो ब्राह्मण समाज के ठेकेदार सत्ता में बैठ करके सरकार की वाहवाही दिल, अब कहीं उन नमों को ब्राह्मण समाज के लोग इनके खुद के व्यक्तिगत कार्यक्रमों में जाने से गुरेज करने लगे, परहेज करने लगे। तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति अब ये है कि या तो ये समाज के आगे खड़े होकर के समाज की आवाज उठाए, या तो समाज से विमुख हो जाए और समाज या तो खुद इनको निकाल करके बाहर फेंक देगा। उसका कारण भी है, योगी जी संवैधानिक पद पे रहते हुए डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे इसका गर्व है। लेकिन योगी जी भूल जाते हैं कि जब संघ के लोग कहते हैं, परशुराम जी पे टिप्पणी करते हैं, उनको लकड़हारा बता दिया जाता है, और उस पे जब बड़े बड़े भाजपा के नेता या बीजेपी के नेता या योगी जी जैसे जो कि प्रखर मुखर होकर के हर कार्यक्रम में बड़ा तेजी से भाग लेते हैं, ब्राह्मणों पे हो रही टिप्पणी पे जब मौन रहते हैं, तो ये स्थिति स्पष्ट है कि ब्राह्मण विधायकों की जिम्मेदारी, सांसदों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका विरोध करें। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो समाज उनका विरोध करेगा, उनके नेतृत्व को नकारेगा, और उनके नेतृत्व को अधिकतर नकार दिया गया। कल की सबसे हास्यप्रद बात मैं आपको बताता हूं, शायद इस मंच पे ये बात अभी आई नहीं है। कल जब ये बैठक चल रही थी तो सत्ता पक्ष के एक विशेष किसी ब्राह्मण समाज के ठेकेदार का फोन आता है उस बैठक के बीच में, और वहां पे जिसके पास फोन आता है उससे बस एक सवाल पूछा जाता है कि तुम भी, और इतना सुनने के बाद वो वहां से नदारद हो गए, रफू चक्कर हो लिए। पूर्व की बैठक में भी एक बार इस तरह से हो चुका है कि वो वहां से भी रफू चक्कर हो चुके थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अभी आपने एक नाम लिया था, हो सकता है कि मुझे लगता है कि तार्किक रूप से ये वही व्यक्ति हो जिनको की सत्ता के करीब रहने की आदत है, क्योंकि सत्ता की नजर में बने रहने से इनका लाभ है, समाज से इनको लाभ नहीं मिलेगा, समाज से इनको केवल वोट मिलता है। लेकिन जो आडंबर इन्होंने धारण कर रखा है कि मैं बहुत अच्छा नेतृत्व करता हूँ, बहुत ही समर्पित हूँ समाज के लिए, ये समर्पित नहीं है। ये वो लोग हैं जो समाज की भावनाओं को ले जाके योगी जी के चरणों में रख देते हैं, और योगी जी से कहते हैं कि आप इनको दमन करिए, इनका मानवर्धन करिए, जितना हो सकता है उत्पीड़न करिए, थोड़ा सा लेप लगा करके, हल्दी का लेप लगा करके हम मैनेज कर लेंगे। कल वो मैनेज ना हो पाए और पूरे समाज के सामने उनके अंतर्वस्त्र तक उतर गए। ये ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया। वहां पे वो उठ के चल दिए, बैठक से बाहर निकल गए, और लोग देखते रह गए कि ये आए थे नेतृत्व करने, बताइए ये आए थे बैठक में। और लेकिन गलती ये हो गई कि हस्ताक्षर कर चुके थे, ये भी गलती हो गई उनसे। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की स्थिति, ब्राह्मणों के नेतृत्व की स्थिति यह है कि योगी के सामने आवाज नहीं निकल रही है। और योगी जी की स्थिति यह है कि सजातीय चाहे कितना ही करप्ट हो, चाहे कितना ही वो निकृष्ट आचरण का हो, लेकिन अगर योगी जी खड़े हैं तो वो बचेगा। ये ब्राह्मण समाज के नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि जिस अयोध्या को भाजपा ने भुनाया, उस अयोध्या का इतिहास एक ब्राह्मण पुजारी से शुरू होता है, लेकिन उस ब्राह्मण पुजारी का कभी नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि नाम लेने से ब्राह्मणों का महत्व बढ़ेगा, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ेगा। नाम दिखाया जाता है क्षत्रिय राजाओं का, नाम दिखाया जाता है संघ का, नाम दिखाते हैं भाजपा का। और योगी जी का मंतव्य देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश पे अब एक भार हो चुके हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। योगी जी वास्तव में उत्तर प्रदेश पे एक भार हो चुके हैं। योगी जी स्वयं को थोपने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, वो मर्यादाओं को पार कर चुके हैं, वो कानून व्यवस्था को ध्वस्त करवा चुके हैं। आपने कभी सुना किसी राज्य में कार्यकारी डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी होता है? स्थायी डीजीपी तक तो आप दे नहीं रहे हैं कि किसी की जिम्मेदारी तय ना हो, क्योंकि सभी को पता है। डीजीपी बाद में आएंगे। खैर, जब आपने कहा तो जातीय जो वहां पर माहौल है राजनीति में, वो तो जग जाहिर है। अब तो वहां पे कालीन भैया उस लोगों ने देखा था उसमें सीरीज में, अब वहां कोडीन भैया नाम हो रहा है, चल रहा है। और कोडीन भैया से बुलडोजर गायब है, न तेल है न ड्राइवर है, सब ऐसे ही चल रहा है। इसमें कुछ विधायकों में जिनकी फोटो नहीं थी, मैं एक आध विधायक का नाम बता दूं फिर भाव पास चलता हूं। उमेश द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह, बाबूलाल तिवारी थे। बाबूलाल तिवारी वो एमएलसी हैं भाऊ, हमने आपने कार्यक्रम किया था, मुझे उसी हार्ड डिस्क से मेरे निकला फिर से। ये बाबूलाल तिवारी वो हैं जो 2 साल पहले
इन्होंने अखबार में बकायदा लिखा था कि मेरा भी काम नहीं कर रहे, मुझसे भी घूस मांग रहे हैं, सब पैसा मांग रहे हैं। ये यकीन। वो बाबूलाल तिवारी है। ये इसलिए मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कितना भी लीपे पोते। अब पिछले मानसून सत्र में कुटुंब बैठक हुई थी, ठाकुर इकट्ठा हुए थे, अब ब्राह्मण इकट्ठा हो गए। उत्तर प्रदेश में अच्छा क्या क्या मामले हैं? मामला है सुनील भराला। अब देखिए मामला कहां कहां फंस रहा है। पंकज चौधरी बनाया प्रदेश अध्यक्ष, सुनील भराला प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करने पहुंच गए थे। कई खुलासे हैं, नामांकन दाखिल करने पहुंच गए थे, पर्याप्त संख्या में ब्राह्मण और अन्य जातियों के प्रस्तावक भी थे उनके पास, लेकिन सुनील भराला को, ब्राह्मणों बड़ा नेता सुनील भराला उभरे हैं भाजपा में, सुनील भराला को नामांकन ही नहीं दाखिल करने दिया भाजपा ने। तो भाजपा, संघ और योगी, ये तीनों खटके हैं ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण खटके भले हैं। मैं सवाल लेने से पहले कह दूं कि ब्राह्मणों को भाजपा बंधुआ मानती है, और यह है तभी 89% वोट दिए हैं ना। इस बैठक का लोड वोट लेंगे कोई? क्या है आपके पास कहानी इसके बारे में? देखिए आशीष, ब्राह्मण समाज, मैं नहीं मानता कि किसी भी एक ऐसा राज्य है जहां मेजोरिटी में है, लेकिन हर राज्य में ब्राह्मणों का रोल अलग अलग है, क्योंकि आपको हर राज्य की राजनीति अलग से देखनी होती है। कोई एक राज्य अपने यहाँ, जितने भी राज्य है देश में, कोई एक राज्य दूसरे राज्य से नहीं मेल खाता। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की तादाद कम हो सकती है, लेकिन डिसीजन मेकर्स ब्राह्मण हैं। इस बात को मानिए आप। यदि लगातार बीजेपी वहां सत्ता में आ रही है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का साथ है। एक समय समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब भी ब्राह्मणों का साथ था समाजवादी को, और पहली बार बीएसपी जब अपने बलबूते पे आई तब उसे नारा बदलना पड़ा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जूते मारो से लेकर भगवान के दर्जा जब दे दिया, जब मायावती को आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों ने, तो वो सत्ता में आई। मैं व्यक्तिगत रूप से जाति विरोधी हूं, लेकिन समाज में जो चल रहा है उससे आप अलग भी नहीं कर सकते। यदि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ऐसी कम्युनिटी है कि जो इन्फ्लुएंस करती है वोटर्स को, आज ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन डर डर के क्यों हो रहे हैं? फिर परशुराम का नाम ही क्यों लेते? यदि इतना डर रहे तो एक फोन जाए और आप मीटिंग से भाग जाओ तो आपको परशुराम का नाम लेने का अधिकार ही नहीं। डर और परशुराम ये विरोधाभासी शब्द है। तो ये यदि इनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद, एक तो योगी आदित्यनाथ का मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि पांडे जी ब्राह्मण है, यहाँ पे तो पांडे जी ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण नहीं हो ना, मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि सन्यास, पांडे जी गलत हो तो मुझे बताइए, जो व्यक्ति सन्यास लेता है उसकी जाति नहीं होती। तो ये सन्यासी योगी भगवा पहनने वाला अपने आप को क्षत्रिय कैसा कहता है? इसका मतलब जो सन्यास लिया या खुद को योगी कहता है वही अवडंबर है, वही ढकोसला है, वही फरेब है। आप सन्यास लेने के बाद भी आपके जाति को नहीं भूले। इतना जातिवाद यदि आपके ठूस ठूस के भरा है। माफिया भी उत्तर प्रदेश में सिलेक्टिव है। ठाकुरों के माफिया है तो समाज सेवा कर रहे हैं, बाकी समाज के माफिया गैंगस्टर है, गोली मारो उनको, एनकाउंटर करो, जेल में डालो, नहीं तो पुलिस के कस्टडी में मरवाओ, नहीं तो गाड़ी की जिप पलटवाओ। फिर आपको एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपके सामने गुंडा कोई भी हो गुंडा होता है, माफिया कोई भी हो माफिया होता है। काहे के बाहुबली? सरकार मदद करती है इसलिए बाहुबली, नहीं तो इनका बल निकालने में 2 मिनट लगता है। पुलिस को ताकत दीजिए, एक बाहुबली नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि सरकार सिलेक्टिव है। और फिर उसके बाद क्या होगा? एक होता है कि आप जिस धर्म से आते हैं, जाति से आते हैं, आप क्षेत्रीय है तो आप क्षेत्रियों का महिमा मंडन करते हैं, उनको मदद करते हैं। योगी आने के बाद यहां उल्टा हो रहा है। क्षत्रिय या ठाकुरवाद तो हावी हो ही रहा है,
लेकिन ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये जो झगड़ा है ये आज से नहीं है, ये हाँ गोरखपुर के मठ और हत्या का झगड़ा है। हाँ तिवारी वर्सेस मठ, वो लड़ाई उन्होंने लखनऊ ले आए और सारे ब्राह्मणों को तिवारी के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए पाठक उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी क्या हैसियत है पाठक जी की? हमारे मित्र है पाठक जी, बहुत अच्छे, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री की जो ताकत होती है, क्या वो ताकत उनमें है? ये उत्पीड़न सिर्फ ब्राह्मणों का ही नहीं, ठाकुर छोड़ के छपका हो रहा है। एक पिछड़े जाति का भी उप मुख्यमंत्री है, उसको भी आए दिन लताड़ सुननी पड़ती है, अपमान किया जाता है। ये सामंतवाद सोच यदि वहां पे है तो फिर सामंतवाद सोच तभी पनपता है जब ब्राह्मण साथ में होता है। आज ये ब्राह्मणों की स्थिति क्यों हुई उत्तर प्रदेश में? क्योंकि बीजेपी ने ब्राह्मणों को बंधुआ मजदूर समझ रखा है अपना, और इतना कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण फिर उन्हीं के साथ चला जाता है। फिर मान सम्मान कहाँ है? ये तो हो गया एक कंसेप्ट। अब मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जब कोई आदमी शीर्षस्थ स्थान पर बैठता है, योगी जी अपने आप को ठाकुर कहते हैं, अभिमान है उनको, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के बाद ठाकुर होने का अभिमान बाकी जातियों को तकलीफ होती है उससे, कि उनको लगता है कि हमको निरादर तो नहीं कर रहे, कि हमें नीचे तो नहीं कर रहे। वैसे दिल्ली में बैठा हुआ शीर्षस्थ जो नेतृत्व है बीजेपी का, उसको भी ब्राह्मण से नफरत है। और कई, जब मैं गुजरात जाता हूं तो जो पुराने उनके जो नजदीकी साथी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि साहब को इस बात की पीड़ा है कि संघ चालक ब्राह्मण ही क्यों होता है, ओबीसी क्यों नहीं होता। आज जो संघ की दुर्गति है उसका कारण ये भी है कि सर संघ चालकों की लिस्ट देखोगे आप तो एक रज्जू बाबू छोड़ दिए तो सभी आपको ब्राह्मण मिलेंगे, चित्पावन ब्राह्मण। ब्राह्मणवाद वहां हावी है, ये सोच है दिल्ली के नेतृत्व की, इसलिए वो संघ की अवहेलना करने का एक कारण वो भी है। नहीं, हम तो मोहन भागवत कहते हैं कि सभी धर्म जाति, कोई हमको एक है, संघ में कोई जाति नहीं, आप आइए संघ में देखिए। तो फिर कोई शेड्यूल कास्ट कभी क्यों नहीं बनता? एग्जैक्टली वही हम कह रहे हैं कि हम लोग आज इस पर चर्चा लाए। बहुत दर्शक ये बात सोचेंगे, मैं साफ कर दूं कि ये दोनों जातिवाद के घनघोर विरोधी और आज ये ब्राह्मणों की हितैषी क्यों हो गए, बहुत लोग कहेंगे। मैं पहले साफ कर दूं, हम किसी पक्ष में लेने नहीं आए हैं, लेकिन जब सत्ता का चरित्र जातिवादी हो जाएगा तो बाकी जातियां अगर अपनी सम्मान और चेतना के लिए खड़ी होती हैं तो वो मुद्दा है हमारी चर्चा का, क्योंकि सत्ता का जातिवादी चरित्र सामने आ रहा है। यदि जातिवादी सत्ता हो जाती है तो बाकी जातियों के वेदनाओं को शब्द देना भी काम हमारा है। हमारा है काम। हम खुद ही कह रहे कि हम खुद कह रहे कि हम घोर जाति विरोधी हैं खुद। हाँ, हम हैं, हम सनातन में विश्वास रखते हैं। मैं कहता हूं कि मैं आस्तिक हूं, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत मेरी राय है, और मेरी आस्तिक होना ये मैं थोप नहीं सकता मैं किसी पे, ना दर्शकों पे, ना मेरे पत्रकारिता में। मैं जब घर से निकलता हूं और जब स्टूडियो में पहुंचता हूं तो उसके बाद कोई जाति नहीं रहती, कोई धर्म नहीं रहता। भारत, संविधान और लोकतंत्र, ये तीन चीजें रहती है सामने। मैं 2 पोस्ट दिखाता हूं, उन 3 चीजों के बीच 2 पोस्ट, और फिर जो है हम इसको वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे। भैया लाइए जरा, ये 2 पोस्ट है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 52 ब्राह्मण विधायकों पर थू है, कोई भी विधायक ब्राह्मण समाज के लिए नहीं खड़ा हुआ इटावा में। ब्राह्मण एकता। चलिए नेक्स्ट पोस्ट लाइए, परशुराम सेना संघ 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, ब्राह्मण मतदाता 15 से 20%। हालांकि जो
आंकड़े उसके हिसाब से 7-7.25% है। ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में कमजोर करने का प्रयास सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 52 ब्राह्मण विधायक हैं, परंतु उनमें से कोई भी ब्राह्मणों के लिए आवाज नहीं उठाता। 2027 में इन सबको उनकी औकात दिखाना है। जागो ब्राह्मण जागो। अब यहां पर जो परशुराम दिख रहे हैं आपको सामने, परशुराम और आज के राजनीतिक ब्राह्मण राजनेताओं का मतलब अगर उनके साथ नाम ले लें तो भगवान है परशुराम, भगवान का अपमान होगा। उन्होंने कभी नहीं जो है झुकने का वो किया, और यहाँ पर सबके सब सत्ता लोलुप झुके पड़े हैं। ये क्यों आखिर? और केवल नेता नहीं, ब्राह्मण समाज भी। मैं यही बात मैं विवेक जी से पूछूंगा, विवेक पांडे बताओ कि कहते हैं हम परशुराम के वंशज हैं, तो परशुराम का वंशज किसी का बंधुआ कैसे हो गया? क्यों बंधुआ है? रोज अपनी पीड़ा बता रहे हैं, विवेक पांडे भी बता रहे हैं, सलभ भी बता रहे हैं, पाठक भी बता रहे हैं, तिवारी भी बता रहे हैं, पांडे भी बता रहे हैं, मिश्रा भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, दुबे भी बता रहे हैं। लेकिन जब बटन दबाते हैं तो परशुराम का वंशज कैसे किसी का बंधक हो सकता है? क्या परशुराम का अपमान नहीं कर रहा है आज का ब्राह्मण? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया है। मैं आपको थोड़ा सा परिदृश्य में ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा कि सुल्तानपुर के भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी जी ने अपनी ही सरकार से सवाल पूछे थे विकास दुबे के हत्याकांड के बाद। ये सवाल उठाए गए थे कि उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितने हत्यारों को गिरफ्तार किया गया, ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्या योजनाएं हैं, और सरकार उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर कितने हथियार के लाइसेंस उपलब्ध करा रही है। उस समय भी योगी जी मौन थे। वास्तविकता यह है कि योगी आदित्यनाथ की मानसिकता जो है वो एक संकीर्ण मानसिकता के पोषक है। और ये जो बार बार दिखाया जाता है ना ठाकुरवाद, मैं आपको एक साथ सत्य जो मेरा आकलन है, वास्तव में योगी जी किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि योगी जी को कंट्रोल किया जा रहा है। ये चेहरा सिर्फ संवैधानिक पद पे बैठे जरूर है, लेकिन इनकी कोई ना कोई ऐसी, कहते हैं ना, एक कमजोर नस या कोई फाइल, जैसे बोलते एक फाइल तैयार है जिसके आधार पे इनसे जो चाहे वो करवाया जा रहा है। ये दिखाया जरूर जाता है कि योगी जी का निर्णय है। वास्तव में योगी जी का निर्णय अगर अपना निर्णय होता तो योगी जी मुख्यमंत्री है। इतना तो उनके सलाहकार भी उनके आसपास जो रहते हैं उनको बताते कि नहीं योगी जी, इससे माहौल बिगड़ रहा है, ब्राह्मण विरोध में जाएगा, ये सवर्ण समाज विरोध में जाएगा। आप देखिए योगी जी सदन में सिर्फ 3 जातियों का नाम लेते हैं, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, और ये 3 जातियां ही उनको आरोपी दिखाई देती हैं और हत्यारे या अपराधी दिखाई देते हैं। क्या योगी जी ने कभी किसी क्षत्रिय का नाम सदन में लिया है? अभी कोडीन प्रकरण में जब उस सिपाही का नाम लिया, उसको सीधे सभा से जोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उसकी जाति का उल्लेख नहीं किया उन्होंने। इससे ये जरूर प्रतीत होने लगा है कि वास्तव में योगी नियंत्रण नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश को, और इस ठाकुरवाद का जो एक पूरा समीकरण बना हुआ है, उसके जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं वो योगी को नियंत्रित कर रहे हैं। इतना कमजोर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जो खुली जातिवाद करता है, उत्तर प्रदेश में जातिवाद को बढ़ावा देने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। जब सदन में खड़े होकर वो मात्र 3 जातियों तक इनकी राजनीति सिमटी हुई है, और इसी 3 जाति के आधार पर योगी जी टिके हुए हैं। वास्तविकता यह है आशीष जी कि योगी जी स्वयं भाजपा के लिए भार बनने लगे हैं। अगर योगी जी इसी प्रकार से अगले चुनाव तक टिक गए, यकीन मानिए भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह के समीकरण उत्तर प्रदेश में योगी जी ने निर्मित कर दिए हैं। अब कोडीन प्रकरण की बात आई थी, देख लीजिए, बेल ग्रांट हो गई, 5 तारीख तक इंटरिम बेल ग्रांट हो गई। पैरवी नहीं हो रही है, लचर पैरवी, अपने सिंडिकेट को पूरी तरह से एक अरेंजमेंट्स अवेलेबल कराई जा रही है, एक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, चाहे वो अपराधीकरण के मामले में हो, चाहे वो अपराधी को संरक्षित करने के मामले में हो, और चाहे वो जातियों का उत्पीड़न करने के मामले हो, जातियों के उत्पीड़न करने वालों के लिए। और वो बहुत ही लिमिटेड एडिशन में है। जो कुटुंब एक हुआ था कुछ दिन पहले क्षत्रियों का, वो वास्तव में मुझे तो ये लगने लगा है ये कुटुंब योगी जी से करवा रहा है सब कुछ, क्योंकि योगी जी वास्तव में दिखने के लिए तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी कमान और उनका नियंत्रण किसी और के हाथ में है। और वो किस कारणों से है वो बड़ी चर्चा हो जाएगी। इसको व्यक्तिगत रूप से चूंकि मंच में रखना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसका परिदृश्य आपको देखना है तो ये परिदृश्य वही जुड़ेगा प्रयागराज हत्याकांड के बाद से जो स्थितियां बननी शुरू हुई। जब आप सत्ता में रह करके किसी का आप गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत दुरुपयोग करेंगे, तो ये आप भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी भी कमजोरी उसके पास चली जाती है, इस तरह से कि संस्थाएं आपके पास हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन विधिक कार्रवाई नहीं करवानी है
तो अविधिक प्रारूप में आप कुछ भी करेंगे तो अविधिक कृत्य तो आपका भी सामने उसके आ ही गया है, अविधिक मानसिकता तो आ ही गई है। और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में देखिए चुन चुन करके खात्मा करवाया गया अपराधियों के नाम पर, पूर्वाग्रह से ग्रसित अपने विपक्षियों का, ये कहीं ना कहीं ये प्रतीत होने लगा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बैठी है, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठा है जिसे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जिससे है उससे केवल उसको छुटकारा लेना है, और वो सारी चीजें उसी तरीके से दिखाई दे रही है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल उठा रहा हूं, आप भूल गए वो कांड जब एक ब्राह्मण विधायक को पीट पीट करके लाठियों से मार दिया गया था? आप भूल गए वो कांड जब माँ बेटी जिंदा जल गई थी? योगी जी का क्या स्टैंड था? ब्राह्मण समाज के विधायकों का क्या स्टैंड था? नेताओं का क्या स्टैंड था? और सबसे दुखद बात, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव वो भी ब्राह्मण, भाई सलाहकार तो ब्राह्मण ही थे, और उनके सलाह, मैं तो ये समझ नहीं पाता वो सलाह क्या देते हैं, उनको किस तरह की सलाह देते हैं कि उन्हीं के समाज का, आप जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए वास्तव में सत्यता यही है, यही कहना। चलिए, वो जिधर इशारा कर रहे हैं वो अवनीश अवस्थी की तरफ इशारा कर रहे थे, भाव को लाइए, अवनीश अवस्थी की तरफ इशारा कर रहे थे। अवनीश अवस्थी को आपन हित सदा जगमाही वाले फॉर्मूले पे चल रहे हैं, उनको अपना हित, उस समाज का हित, प्रदेश का हित अगर देखते तो ये हालत नहीं होती। भाव, मैं फाइनल ये समझना चाहता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं ये 52 विधायक योगी भाजपा इनको डैमेज करेंगे नहीं करेंगे, ये खुद अपना जो डैमेज हो रहा है उसको बचाने के लिए तो नहीं मिले, क्योंकि जो लग रहा है परशुराम सेना और ये सब कि इनको अब किस मुंह से जाएंगे, ब्राह्मण दौड़ा लेंगे इनको। देखिए आशीष, अब इन विधायकों को 2027 का चुनाव नजर के सामने आ रहा है। हाँ, इस चुनाव में जब उतरेंगे तो समाज के लोग जूते मारेंगे, ये बात तय है। कि इतने साल से तो आप इकट्ठा नहीं हुए, आपको क्या किसी के पत्नी का बर्थडे होना जरूरी था, जन्मदिन, ताकि आप इकट्ठा हो? या लिट्टी चोखा ही नहीं मिल रहा था जो खाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे? सवाल यह है कि ये डर गए, ये समाज से डर गए, ये सबसे पहले अपनी इमेज ठीक करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम समाज के साथ है, ये आज कुटुंब का आयोजन हुआ। लेकिन मात्र एक पन्ने पे सिग्नेचर करने से और साथ में खाना खा के इकट्ठा बैठने से कुटुंब नहीं कहलाता। कुटुंब वो होता है जो दुख और सुख में साथ खड़ा होता है। हाँ, तो क्या आप दुख और सुख में साथ खड़े होंगे? और दुख और सुख में साथ खड़े होंगे तो फिर दुखों के तो पहाड़ टूटे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको कैसा आप एड्रेस करेंगे? ये आज सिर्फ लंच हुआ, लंच के बाद भोज और प्रीति भोज से काम नहीं होंगे, ये करनी दिखनी होगी। ये विधानसभा में वॉकआउट करते हैं 50 लोग तो समझ में आ जाएगा, विधानसभा में हंगामा करते हैं 50 लोग तो समझ में आ जाएगा। मात्र भोजन करने के लिए इकट्ठा होना और जहां प्रश्न पूछना है वहां सरकार के पीछे उनके जूते सर पे रख के खड़े हो जाना, ये दो बात अलग अलग है। परशुराम का नाम लेते हो तो फिर लड़ना सीखो। परशुराम होते मैंने क्या बोला, भैया इनका संहार कर देते परशुराम। आज के डेट में एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से करना चाहिए। तो कम से कम उत्तर प्रदेश की बाकी जनता की पीड़ा छोड़िए, अपने समाज की पीड़ा तो उठाइए विधानसभा में, उनके वेदनाओं को शब्द दे दीजिए, सवाल उठाइए, सरकार को घेरिए, तब समझ में आ जाएगा कि ये लोग इकट्ठा होकर समाज के लिए कुछ कर पाए हैं। यदि आप समाज के लिए कर पाओगे तो कम से कम 7% लोगों के लिए तो करोगे, 7 से 10% जो भी आपकी आबादी है। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो बाकी समाज के लिए करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति अलग नहीं हो सकती। जहां खुद सर्वोच्च नेता आके कहता है कि भैया मैं ओबीसी हूं, जो खुद अपनी जाति बता बता के वोट मांगता हो, जो किसी को राष्ट्रपति बनाने पे बोलते हो कि मैंने दलित को राष्ट्रपति बनाया, मैंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, कभी ये बात नहीं होती कि हमने एक भारतीय को राष्ट्रपति बनाया, एक हिंदुस्तानी को राष्ट्रपति बनाया। जब राष्ट्रपति की भी जाति बताई जाती है तो उसके बाद किस जातिवाद से आप लड़ने की बात करते हैं? सिर्फ ये शब्द है, जुमले है, ये चुनाव के समय बताने के लिए और भाषणों में देने के लिए कि हम जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। सर्वधर्म समभाव छोड़िए, अपने धर्म में सर्व जाति समभाव है क्या, ये देख लीजिए। मात्र 14 जनवरी को संक्रांत के दिन दलितों के साथ खिचड़ी खाने से उत्थान नहीं होगा।
दिन में दलितों के साथ खिचड़ी खाओ और रात को उनकी बेटियों की इज्जत की अस्मिता पे हमला मार दो। ये दलित उत्थान नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में कोई दलित घोड़ी पे अपनी बारात निकाल पाएगा बिना पुलिस के प्रोटेक्शन, जिस दिन दलित के लड़की को वही न्याय मिलेगा जो ठाकुर या किसी सवर्ण के लड़की को मिलता है, अरे उस दिन बाबू, ये एक अंत में एक कहेंगे, एक मध्य प्रदेश में एक आईएएस ने बोल दिया ना कि रोटी बेटी का रिश्ता हो, जब ब्राह्मण की बेटी हमारे यहाँ आएगी, बहुत इस पर ये शास्त्रार्थ का विषय है, सबको खटक हाँ, गया, उस कार्रवाई हो गई। क्या गलत कहा था? जाति मिटाओ, भागवत बोलते हैं मोहन भागवत, मिटाओ ना जाति, भाई जाति मिटाओ मिटाने जाति, के वही तो कह लिए, रहा था कि मिटा देते हैं जाति जाति। जातियों का भेद मिटाने के लिए अंतर जातीय विवाह ही एक सॉलिड मुझे उसका ये दिखता उसके है। अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके अलावा, सामाजिक रूप तब से तब जाके समाज में वो द्वंद्व खत्म हो जाएगा। ढकोसले, इन सबसे पाखंडी और ढकोसलेबाज कोई नहीं है। बाज कोई नहीं है। एक आप सोचिए, ये खाली उत्तर प्रदेश की स्थिति बस ये है कि एक समुदाय विशेष के प्रति इतना नफरत भर दिए कि सब लाठी खा करके, जूते खा के, अपमानित होकर के भी कहते हैं चलो नहीं, उन्हीं के साथ चलना, नहीं खतरे में पड़ जाएंगे हम। हाँ, एक विधायक को, वही जिस जाति की सरकार चल रही है, एक विधायक को उस जाति का एक जो है व्यक्ति थप्पड़ मार देता है। वो सत्र में, विधानसभा के सत्र में नहीं आया था विधायक, भाजपा का विधायक है बाबू, ओबीसी विधायक है, उसको वो थप्पड़ कांड, वो सत्र में नहीं आया विधायक, भाजपा का विधायक, विधायक को सिर्फ इस वजह से मार दिया कि उसको अपने जाति की ठसक थी और वो ओबीसी विधायक था, विधायक को थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने वाले पर कार्रवाई हुई ही नहीं। वैसा थप्पड़ अगर कोई ठाकुर विधायक को मैं कह रहा हूं, आम आदमी छोड़ दीजिए, कोई दूसरा विधायक मार देता तो उसके घर में बुलडोजर चल जाता, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर तो बहुत सिलेक्टिव है। दुनिया में सबसे तगड़ा एआई वाला बुलडोजर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप समझ जाता है इसके यहाँ नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है। बिल्कुल 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 सही कह रहे कोडिंग में वो कब सिर्फ जाति देख के बच्चे नहीं पालता, दर्शकों के लिए, बच्चे नहीं लिया। दर्शकों के लिए एक जानने वाली बात, ये आप गूगल करके देखिए कितने ब्राह्मणों पे अत्याचार हुए मायावती के समय और कितने ब्राह्मणों पे अत्याचार हुए योगी आदित्यनाथ के समय। दोनों मुख्यमंत्री थे, दोनों पे जातिवादी होने का आरोप था, लेकिन अति किसने की ये आंकड़े बता देंगे आपको, गूगल करके देख लीजिएगा। गूगल करके देखने वाले खासकर ये ओबीसी ब्राह्मण ये लोग जरूर देखें। वो केशव मौर्य स्टूल मंत्री, जिनको लोग कहते हैं विपक्ष वाले, अखिलेश यादव अक्सर कहते हैं स्टूल मंत्री, तो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक में ही समाज का हित नहीं है, समाज का हित है समाज के सम्मान में। हमें इजाजत दीजिए, ये बैठक अभी क्या क्या गुल खिलाएगी हमारी नजर है, हम आप तक लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।